Welcome to John Tech Digital Platform. Today we start with next chapter, that is generation of electrical power. So in that chapter we have divided it into two parts, that is conventional sources and non-conventional sources. तो जो मेनली जो आपके इसके अंदर है, जो प्लांट आपको स्टडी करना है एसएससी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके प्लांट रहेंगे थर्मल, न्यूक्लियर, गैस और हाइड्रो पावर प्लांट। ये चार प्लांट को अपन डिटेल स्टडी करनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्टली अपन जो क्लासीफाई करते हैं प्लांट को, वो जो प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अपने, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल प्लांट है वो अपने दो प्लांट होते हैं, एक अपना हो गया हाइड्रो और दूसरा अपना हो गया थर्मल। तो ये जो दो प्लांट है वो अपने कौन से होते हैं, कन्वेंशनल प्लांट। और जो फर्दर जो प्लांट होते हैं वो सारे कैसे हैं, नॉन कन्वेंशनल, जिसको मतलब पहले कौन से हो गए, जो पहले से यूज़ करते आ रहे थे। पहले से अपन कौन कौन से प्लांट यूज़ करते आ रहे थे, थर्मल और हाइड्रो। अब जो नॉन कन्वेंशनल जो अब अपन ने यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अब जो कौन से प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर हो गया आपका, न्यूक्लियर प्लांट हो गया आपका, टाइडल हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया। तो वो जितना भी क्लासिफिकेशन है वो सारा कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन कन्वेंशनल पार्ट के अंदर। तो इसके अंदर न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी। तो मान लो अपन को आ गया कि थर्मल प्लांट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, तो थर्मल प्लांट के बारे में लिखना है तो इट इज़ ए कन्वेंशनल टाइप ऑफ पावर प्लांट। तो अपन ये इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये वाला। हाइड्रो आ गया तो इसमें भी लिख सकते हैं अपने। मान लो न्यूक्लियर आ गया तो इट इज़ ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये अपना पॉइंट किस में रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो मेनली अपने दो हैं कन्वेंशनल के अंदर, फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड सेकंड वन इज थर्मल। नॉन कन्वेंशनल के अंदर अपने न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, टाइडल एंड जियोथर्मल। तो ये सब किस में रहेंगे, नॉन कन्वेंशनल के अंदर। इसी तरह अपन एक क्लासिफिकेशन और भी करते हैं, डेट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल है जिसको अपन रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको अपन रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर याद क्या क्या रखना है, नॉन रिन्यूएबल अपन याद रख लेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अपने कौन कौन से हो जाएगी, न्यूक्लियर एंड थर्मल, और बाकी अपने कौन से हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल। तो न्यूक्लियर और थर्मल अपना कौन सा हो जाएगा। तो मान लो थर्मल पे शॉर्ट नोट आ गया, तो एक तो अपना पास क्या आ गया, इट इज़ ए कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पर आ गया तो क्या हुआ, इट इज़ ए कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो किस में रहेगा, अपने हाइड्रो के अंदर। तो हाइड्रो के अंदर दो पॉइंट अपन को पता चल गया, क्या क्या पॉइंट हो गए, दो पॉइंट। थर्मल के बारे में दो पॉइंट, तो यानी कि सब प्लांट के अंदर अपन ये दो पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबल के रिगार्डिंग, नॉन रिन्यूएबल के रिगार्डिंग, कन्वेंशनल के रिगार्डिंग और नॉन कन्वेंशनल के रिगार्डिंग। तो ये जो है ये अपन मेंस के अंदर ये दोनों पॉइंट अपन हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कन्वेंशनल टाइप ऑफ प्लांट है और इट इज़ ए नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ प्लांट। तो ऐसा अपन फर्दर जो थ्योरी में नोट्स हैं उसके अंदर अपन इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिटेल में स्टडी करते हैं जो अपना आता है थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ड्रॉ ए लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल थर्मल पावर स्टेशन। आपको क्या करना है, पूरा एक डायग्राम बनाना है, किसका, थर्मल पावर स्टेशन का। हाउ डू यू कंपेयर थर्मल प्लांट विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको इसमें कंपैरिजन भी करना है कि जो थर्मल प्लांट है वो हाइड्रो प्लांट के कंपेयर में कैसे इकोनॉमिकल है। तो ये सब डिटेल स्टडी अपन को करनी है और इसको लिखना भी है। तो क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो सबसे पहले उसने क्या बोला था कि अपन को पूरा एक लेआउट बनाना है, सिस्टमेटिक लेआउट बनाना है। तो सिस्टमेटिक लेआउट बनाने के लिए तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा कि सिस्टम में कोल आ रहा होगा तो कोल हैंडलिंग प्लांट होगा, यानी कोल को हैंडल कर रहे होंगे। ऐश हैंडलिंग प्लांट भी होगा, बॉयलर होगा, आपका पूरा टरबाइन सिस्टम होगा, कंडेंसर होगा, चिमनी होगी। तो ये पूरा सिस्टम एक बन रहा होगा कि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन को फ्यूल इनपुट करना पड़ता है। तो कोल एज ए फ्यूल अपन ने इनपुट किया और इसको बर्न करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो अपन ने क्या किया,
FD फैन अपन यूज करते हैं यहाँ पर। ये जो फैन आपको नजर आ रहा है ये कौन सा फैन हो गया आपका? FD फैन। ये जो फैन है ये कौन सा फैन हो गया? FD फैन, यानी फोर्स ड्राफ्ट फैन। इससे क्या होगी आपकी, एयर अंदर इंसर्ट कर रहे हैं अपन, किसके अंदर? बॉयलर के अंदर। अब अपन को फ्यूल भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ से अपना क्या हो रहा है? कोल इंसर्ट हो रहा है। तो अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं? फ्यूल को इंसर्ट कर रहे हैं। तो मिल होगी तो इसको पल्वराइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगी कोल को। कोल को पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको क्या करना है? प्राइमरी एयर फैन के थ्रू अपन उस कोल को अपन बॉयलर में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर दोनों अपने पास कोल भी आ गया और एयर भी आ गया। फिर उसका क्या होगा? कंबशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर कंबशन प्रोसेस होगा तो क्या होगा? आपकी क्या होगी? आपकी फ्यूल गैसेस जनरेट होगी, और वो फ्यूल गैसेस जो जनरेट होगी वो क्या करेगी? आपके अंदर जो अपन बॉयलर में पानी अपन इंसर्ट कर रहे हैं उस पानी को गर्म करेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और वो स्टीम कहाँ चली जाएगी? टरबाइन के पास। तो इसने क्या किया? ये जो फ्यूल गैसेस है इसने क्या किया? एक ड्रम था, उस ड्रम में क्या था? अपना वाटर था। उस वाटर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टीम के अंदर। अब स्टीम में कुछ भी मतलब अपना मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, उस मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए इसको किससे पास कर देंगे अपन? सुपर हीटर से। सुपर हीटर से पास करेंगे तो इसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उस स्टीम के अंदर वो सारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और वो जो स्टीम है वो कहाँ चली जाएगी? आपके हाई प्रेशर टरबाइन के पास। फिर क्या होगा? हाई प्रेशर टरबाइन क्या करेगा? इसमें टरबाइन है वो इसको रोटेट करेगा टरबाइन को, और वो टरबाइन किससे कनेक्टेड होगा? टर्बो जनरेटर के साथ। अब इसमें इतनी एनर्जी है उस स्टीम के अंदर, तो उसको फर्दर मैं किससे पास करूंगा? बॉयलर से। और वो कौन सा होगा? रीहीटर। उसको वापस से रीहीट करूंगा, और रीहीट करने के बाद उसको वापस इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन के थ्रू मैं पास कर दूंगा। इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से पास होने के बाद फिर मैं इसको कहाँ पर कर दूंगा? लो प्रेशर टरबाइन से पास। और लो प्रेशर टरबाइन से पास होने के बाद वो स्टीम कहाँ चली जाएगी? कंडेंसर में। और कंडेंसर से वापस मैं उस पानी को, स्टीम को किस में कन्वर्ट कर लूँगा? वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? कंडेंसर यूज़ करता हूँ। और कंडेंसर ने क्या किया? उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और वापस से मैं उस पानी को यूज़ कर सकता हूँ, और उस पानी को यूज़ करके वापस से मैं इस बॉयलर के अंदर फीड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइज़र एंड बॉयलर फीड पंप। इन दोनों की हेल्प से मैं उस पानी को वापस बॉयलर में फीड कर दूंगा। अब ये जो इकोनोमाइज़र है, इकोनोमाइज़र का रोल आपको पता ही है कि इकोनोमाइज़र क्या करता है? जो भी इनकमिंग वाटर है बॉयलर के अंदर, यानी जो फ्यूल गैसेस की एनर्जी को, जो बाहर जा रही है फ्यूल गैसेस, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है और इनकमिंग वाटर को फर्दर क्या कर देता है? एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि उसको हीट अप इफेक्ट दे देता है। तो सिस्टम की क्या कर रहा है? एफिशिएंसी बढ़ा रहा है आपका इकोनोमाइज़र। फिर क्या होगा? जो फ्यूल गैसेस बाहर जाएगी तो वो फ्यूल गैसेस में फर्दर एनर्जी होगी, और इसको मैं क्या करूँगा? एयर प्रीहीटर के थ्रू पास करूँगा, ताकि क्या होगी? जो एयर अपन में फोर्स ड्राफ्ट फैन की तरह इंसर्ट कर रहा हूँ बॉयलर के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा? उसमें भी हीट अप इफेक्ट आएगा, यानी कि उस एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट थे वो भी हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा? कंबशन प्रोसेस फास्ट होगा और इजीली होगा, और इससे भी क्या होगा? सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फिर एयर प्रीहीटर के थ्रू फिर क्या होगा? मैं ईएसपी के थ्रू पास करूँगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वहाँ पर क्या होगा? जो फ्यूल गैसेस के अंदर जो भी ऐश होगी उसको मैं क्या करूँगा? कलेक्ट कर लूँगा। कलेक्ट करने के बाद फिर मैं इसको आईडी फैन से मैं क्या करूँगा? चिमनी के थ्रू उसको पास कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आईडी फैन लगे होंगे। आईडी फैन क्या करता है? सारी फ्यूल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद में उसको चिमनी के थ्रू क्या कर देगा? पास कर देगा। तो ये तो आपका पूरा सिस्टम हो गया किसके अंदर? थर्मल प्लांट के अंदर। तो कैसे थर्मल प्लांट आपका वर्क करता है। अब आपको देखो डायग्राम में क्या क्या बनाना है इसके अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन तो क्या था? आपको एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है और उसको कंपेयर करना है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा इसके अंदर? तो देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? कोल्ड स्टोरेज और हैंडलिंग प्लांट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोल्ड स्टोरेज हो रहा है, ये जो, और एक ये कौन सा हो गया? ये हैंडलिंग प्लांट हो गया। ये ऐश का स्टोरेज हो गया, ये ऐश हैंडलिंग प्लांट हो गया। जो बॉयलर से निकलेगी क्या होगी? फ्लू गैसेस निकलेगी, उसमें क्या होगा? ऐश कंटेंट होगा। उस ऐश को क्या कर लिया मैंने? ऐश हैंडलिंग प्लांट के थ्रू। और ये मेरा क्या हो गया? कोल्ड स्टोरेज, जो किस में जा रहा है? बॉयलर के अंदर जा रहा है। तो ये ऐश स्टोरेज हो गया।
और ये कौन सा प्लांट हो गया, ऐश हैंडलिंग प्लांट। ऊपर कौन सा हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, कोल हैंडलिंग प्लांट, CHP। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, बॉयलर। तो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका, बॉयलर हो गया। अब क्या होगा, यहां से जो फ्यूल गैसेस निकलेगी बॉयलर से, वो किसके थ्रू होके जाती है, इसने अपनी एनर्जी किस किस को दी, यानी यहां से जो फ्लू गैसेस निकलेगी, ये जो फ्लू गैसेस जा रही है, इसने किसको एनर्जी दी, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर। फिर उसके बाद क्या होगी, ये आईडी फैन, और आईडी फैन के बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर, चिमनी। तो ये फ्लू गैसेस का डायग्राम बन गया, और चिमनी की थ्रू फ्लू गैसेस क्या होगी, आउट हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, एक ESP यूनिट होगी। ESP यूनिट यहाँ पर लगी होती है, यहाँ क्या लगा होती है आपकी, एक ESP यूनिट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और वो क्या करता है, ऐश को हैंडल करता है। तो ये किससे कनेक्टेड रहेगा, ऐश हैंडलिंग प्लांट से कनेक्टेड रहेगा। अब इकोनोमाइजर से क्या होगा, पानी इनपुट देंगे अपन। तो ये जो आपका इकोनोमाइजर है, ये जो इकोनोमाइजर है, तो यहाँ से पानी इनपुट आ रहा होगा, और ये किसके पास जा रहा होगा, बॉयलर के पास, और वहाँ से किसके पास जा रहा होगा, सुपर हीटर, और सुपर हीटर से कहाँ जा रहा होगा, वो टरबाइन के पास। तो ये आपका क्या हो गया, टरबाइन। टरबाइन से एग्जॉस्ट जो स्टीम होगी वो किसके पास जा रही होगी, कंडेंसर के पास। कंडेंसर उस स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर के अंदर, और पंप के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टीम को फर्दर मैं कहाँ इंसर्ट कर दूंगा, इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर के अंदर। तो ये एक बॉयलर फीड पंप हो गया। तो बॉयलर फीड पंप और डिओरेटर के थ्रू क्या करूंगा, मैं उस पानी को इंसर्ट कर दूंगा। ये आपका FD फैन है, FD फैन था ना एक, ये आपका क्या हो गया, FD फैन हो गया। यहाँ से मैं एयर इंसर्ट कर रहा हूँ, किसके थ्रू करता हूँ, एयर प्री हीटर के थ्रू, और यहाँ से फ्लू गैसेस जा रही है। और ये आपकी कौन सी साइकिल होगी, वाटर साइकिल होगी, ये वाटर जा रहा है। और यहाँ पर क्या, कंडेंसर वाला जो सर्किट है, वहाँ पर क्या लगे होते हैं, कूलिंग टावर। तो ये कंडेंसर से कहाँ जाएगा पानी, कूलिंग टावर के पास जाएगा। कूलिंग टावर से पानी क्या होगा, वापस जो हॉट वाटर है वो वापस ठंडा हो जाएगा, वापस से पंप के थ्रू इसको वापस इंसर्ट कर दूंगा। तो ये कंडेंसर के थ्रू क्या करेगा, उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये नीचे क्या है, आपकी रिवर है, जहाँ से मैं मेकअप वाटर ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये आपका हो गया स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। अब टरबाइन से आगे का पार्ट अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। उस इलेक्ट्रिकल पार्ट में अपनी क्या क्या चीज़ है, अपने पास क्या है, एक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर कनेक्टेड किससे है, टरबाइन से, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। और वो क्या कर रहा है, अपनी जो बस बार है उसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम। तो इसके अंदर क्या कौन कौन सी यूनिट थी, CHP थी यानी कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, और आपका टरबाइन, कंडेंसर। ये पूरा डायग्राम आपको इसके अंदर पूरा शो करना है जब भी आपके एग्जाम में आए। तो ऐसा आपको डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, किसके अंदर, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। फिर इसको कंपेयर करते हैं किससे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टीम पावर प्लांट को अपन कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉस्ट की, इनिशियल कॉस्ट। तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो किसकी ज़्यादा होगी, तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की ज़्यादा होती है कोरस्पॉन्डिंग टू थर्मल। हाइड्रोइलेक्ट्रिक की इनिशियल कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, पूरा रिजर्वर एरिया बनाना पड़ता है और डैम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है।
तो फर्स्ट जो कंपैरिजन हो गया इनिशियल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है अपनी, हाई इन केस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक। तो ये पार्ट किसका हो गया, हाइड्रो का, और ये वाला पार्ट किसका हो गया, थर्मल का। थर्मल में कौन सा हो गया, स्टीम का। तो हाइड्रो के अंदर जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट। इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी अपनी, हाइड्रो की एज कंपेयर टू स्टीम। रनिंग कॉस्ट की बात करता हूँ, रनिंग कॉस्ट आपकी किसकी ज़्यादा होगी, थर्मल प्लांट की। थर्मल प्लांट की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक, क्योंकि रनिंग कॉस्ट इसमें क्या होता है, एज ए फ्यूल इसमें क्या हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, रनिंग में अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बट जब अपन रनिंग सिस्टम होता है तो उसके रनिंग चार्जेस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के क्या होते हैं, कम होते हैं। तो फर्स्ट अपना हो गया इनिशियल कॉस्ट, दूसरा अपना पैरामीटर कौन सा हो गया, रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट के अंदर इसकी क्या होगी, प्रैक्टिकली नील, इसकी कम होती है और इसकी क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक। तो दो कंपैरिजन हो गए, इनिशियल कॉस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन इज रिलेटेड टू initial cost and second comparison is related to running cost. इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा थी अपनी, इसकी वेरी हाई और इसकी लोअर एज कंपेयर टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक। इसकी रनिंग कॉस्ट नील यानी लो और इसकी हाई। तो अपन ने दो कंपैरिजन कर दिए कॉस्ट के रिगार्डिंग। थर्ड जो कंपैरिजन करना है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल किसके अंदर ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल का यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें तो कोई फ्यूल यूज हो ही नहीं रहा, वाटर को अपन यूज़ करते हैं। वाटर क्या करता है, ओपन हाइट से अपन जो वाटर की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो टरबाइन को क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसमें फ्यूल एज ए वाटर यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें अपन फ्यूल क्या कर रहे हैं, कोल को यूज़ कर रहे हैं। तो किसके अंदर फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होगी, फ्यूल कॉस्ट स्टीम पावर प्लांट के अंदर ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल यानी फ्यूल कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट किसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी अपनी, स्टीम के अंदर, और इसमें हो जाएगी नील। फिर अपनी आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थर्मल की हाई होती है और इसकी हाइड्रो की क्या होती है, कम होती है। फिर होती है आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसे बोलते हैं टीएनडी कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टीएनडी कॉस्ट। तो टीएनडी कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी, मान लो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो अपने लोड सेंटर के नज़दीक नहीं हो सकता, वो तो हमेशा कहाँ होगा, रिमोट एरिया में होगा, क्योंकि और थर्मल प्लांट क्या हो सकता है, अपने लोड सेंटर के नज़दीक हो सकता है। तो टीएनडी कॉस्ट किसकी ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। तो इसकी क्या होती है, टीएनडी कॉस्ट हाई होती है और इसकी टीएनडी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। एक आता आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम। तो ये क्या होता है, जो आपकी कैपिटल है जिस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने क्या किया, लोन लिया है, तो उस पर आपने क्या करना पड़ेगा, एफडी देनी, मतलब आपने क्या होगी, उस पर लोन चुकाना होगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट जो होगी इसके अंदर कितनी होती है आपकी, लगभग 13% और इसमें आपकी होती है 10%। तो इस पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, किसको, स्टीम पावर प्लांट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आपके मेंस के अंदर पूछ सकते हैं रिलेटेड टू थर्मल पावर स्टेशन। सेकंड जो पावर प्लांट अपना आता है वो आता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या होता है उसके अंदर। तो एक रिजर्वर होता है, डैम के अक्रॉस क्या होता है, एक रिजर्वर बना होता है। रिजर्वर से क्या निकलती है, एक प्रेशर चैनल निकलता है, फिर वहाँ से एक पेनस्टॉक निकलती है, पेनस्टॉक से एक वॉल्व हाउस होता है, वहाँ पर से क्या होता है, पेनस्टॉक से जो पानी है वो किससे टकराएगा, टरबाइन से, और टरबाइन रोटेट होगा और वो क्या कर देगा, रोटर, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होगा, हाइड्रो जनरेटर से कनेक्टेड होगा, और वो उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ
हाइड्रो जनरेटर। तो इसके अंदर सर्ज टैंक है, जो भी सर्जेस, ये वाला जो पार्ट है अपन प्री में पढ़ चुके हैं, पेनस्टोक का क्या काम है, सर्ज टैंक का क्या काम है, तो स्पिलवे क्या होती है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो वो सब चीज़ें किस में डिस्कस की थी अपने प्री वाले पार्ट के अंदर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे अपन लिखेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट पहले तो क्या होगा, इसका सिस्टेमेटिक डायग्राम बनाना है कि इसका हेड रेस ये होता है, इसका टेल रेस ये होता है, इसमें पेनस्टोक होता है, ये आपका क्या होता है प्रेशर चैनल होता है, यह एक रिजर्वर होता है, डैम बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एक वॉल्व हाउस दिखाना है, पावर स्टेशन दिखाना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक सिस्टेमेटिक डायग्राम हो जाएगा किसका, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। फिर इससे रिलेटेड जो आपके जो टर्म थे, जैसे कैचमेंट एरिया हो गया, जो कि प्री में अपन ने डिस्कस किया था कि कैचमेंट एरिया क्या है, कि जहाँ पर पानी आपके जो बारिश होती है वहाँ का जो पानी कलेक्ट होकर उस रिजर्वर में आता है, तो जहाँ से कलेक्ट होकर पानी उस रिजर्वर के अंदर आता है, तो वो जो पूरा एरिया होता है वो क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेनफॉल ऑफ वाटर कलेक्टेड फॉर स्टोरिंग ऑफ वाटर इन द रिजर्वर इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया, और इट इज मेजर इन स्क्वायर किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इसको क्या करते हैं अपन, मेजर करते हैं। 4 हो गया, तो यानी कि एक भी वाटर बॉडी है, रिजर्वर की तरह क्या होती है, वाटर बॉडी होती है वहाँ पर, और वो भी किसकी तरह काम करती है, वाटर स्टोरेज का काम करती है। तो इट इज़ ए अनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर एट द इंटेक ऑफ स्टोर ऑफ वाटर टेम्परेली टू मीट द हावरली लोड फ्लक्चुएशन, इट मे बी इन लार्ज सेक्शन ऑफ द कैनल और ए पाउंड। तो ये आपके कौन से पार्ट में आ गया, प्री पार्ट में, जो एसएससी प्री पार्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडरेस हो गया, यानी कि जो आपके डैम की तरफ जो वाटर का जो लेवल है वो कौन सा कहलाता है, हेडरेस, और जो नीचे पॉन्ड की तरफ नीचे जो आपका वाटर आता है जब टरबाइन से होने के बाद, तो वो कौन सा कहलाता है, टेल रेस। तो यानी कि वाटर जब आपका क्या होता है कि एवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन फ्रॉम सॉइल के बाद जितना वाटर आपका बचता है, तो वो जो फैक्टर परसेंटेज ऑफ वाटर बचता है उससे अपन क्या कहते हैं, यील्ड फैक्टर कहते हैं। पेनस्टॉक जो होती है, जहाँ से प्रेशर चैनल से जो पानी अपना लेके जाता है कहाँ तक, टरबाइन तक, वो कौन लेके जाता है, पेनस्टॉक लेके जाता है। तो किसका बना होता है, कंक्रीट और स्टील का बना होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्ज टैंक। सर्ज टैंक में क्या होता है, यानी कि अपन क्या करते हैं, अचानक से नोजल को बंद कर दें, यानी जहाँ से पानी जा रहा है नीचे की तरफ और उसको अचानक से पानी को रोक दें, तो क्या होगा, वाटर हैमरिंग इफेक्ट आएगा। उस हैमरिंग इफेक्ट को रिड्यूस, पेनस्टॉक पर रिड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एक टैंक यूज़ करते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक बोलते हैं। तो इट इज़ यूज इन मीडियम एंड हाई हेड प्लांट इन केस ऑफ सडन लोड थ्रोन ऑफ वाटर हैमरिंग इफेक्ट अक्कर इनसाइड द पेनस्टॉक ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व. This may damage the penstock. To protect the penstock from water hammering, surge tank is used. In case of sudden load demand addition, water in the surge tank is used to meet the load demand. यानी कि जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है लोड के अंदर उसकी हावरली लोड डिमांड को फुलफिल कौन कर रहा है, सर्ज टैंक यूज़ कर रहा है। यानी जो भी सर्जेस आएगी उसको वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, स्पिलवे, यानी कि क्या करते हैं, एक स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं डैम की तरफ, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर आता है, यानी फ्लड की कंडीशन आ गई तो एक्स्ट्रा वाटर किसके थ्रू वे चला जाएगा, अपने स्पिलवे के थ्रू। तो एवरी डैम इज प्रोवाइडेड विद एन अरेंजमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस वाटर ड्यूरिंग फ्लड, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पिलवे। अब आपके टर्बाइन है जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं कि लो एड के अंदर मीडियम एड और हाई एड क्या होता है। तो जो लो एड होता है वो लेस देन 30 मीटर का लेते हैं अपन, मीडियम एड होता है आपका 30 to 100 और हाई एड होता है अपना मोर देन 100। तो लो हेड के अंदर अपना कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं अपन, कैपलान टर्बाइन, इसके अंदर फ्रांसिस, और इसके अंदर अपन कौन सा यूज करते हैं, पेल्टन टर्बाइन। तो ये सब पार्ट कौन सा हो गया, प्री वाला पार्ट हो गया जो अपने प्री में अंदर अपने डिस्कस किया था। पंप स्टोरेज के अंदर कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं, डी रियाज। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो पंप स्टोरेज पर आ गया आपका शॉर्ट नोट, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन पंप स्टोरेज प्लांट वी हैव टू यूज डी रियाज टर्बाइन। तो पंप स्टोरेज प्लांट के अंदर अपन कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं, डी रियाज टर्बाइन इज यूज इन केस ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट। फिर आ जाएगा कि कैपलान एंड फ्रांसिस आर रिएक्शन टर्बाइन एंड पेल्टन इज इंपल्स टर्बाइन। तो ये आपके काम नहीं आएगा। अब देखो क्या आ रहा है, अब इससे मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आपको एग्जाम के अंदर आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, तो मान लो आपको दे दिया, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0.735 अपॉन 76 इंटू क्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एफिशिएंसी वाला फैक्टर इंटू एच। एच क्या हो जाएगा, हेड ऑफ प्लांट
ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। W आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये Q क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कितना डिस्चार्ज पानी का हो रहा है। तो इसकी यूनिट होगी डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकंड। डेंसिटी की आपकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हेड की क्या हो जाएगी, मीटर के अंदर। एफिशिएंसी आपकी कोई यूनिट होती नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं कि पावर जनरेटेड इन केस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो एक न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, टोटल पावर जनरेटेड निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट आर पंप स्टोरेज प्लांट, डिस्क्राइब द नीड स्केचेस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सच ए प्लांट, आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ प्लांट इन ए लार्ज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो आपका ये हो गया पार्ट। तो क्या क्या पूछा है, पंप स्टोरेज प्लांट के बारे में इसने पूछा है। तो पंप स्टोरेज प्लांट के अंदर कौन सा टरबाइन यूज करते हैं अपन, डी रियाज टरबाइन। तो अपन ये चीज इसमें लिख सकते हैं, जब एग्जाम में आएगा तो ये वाला अपन क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट स्पेसिफाइड कर देंगे। तो ये किस टाइप के प्लांट है, सबसे पहले क्या बनाना है, इसका डायग्राम बना दो। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रिजर्वर। रिजर्वर के बाद क्या बनेगा, डैम। डैम के क्रॉस क्या होता है, रिजर्वर होता है। और यहां से क्या जाएगा, पेनस्टॉक जाएगा। और ये आपका क्या होगा, पावर हाउस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, टेल रेस भी होगा। यहाँ पर टेल रेस दिखाना जरूरी है इन केस ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट। और ये आपका क्या हो जाएगा, हेड रेस। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हेड रेस की, वो हो जाएगी टेल रेस वाली। तो पंप स्टोरेज प्लांट होता क्या है, तो ये एज ए पीक लोड प्लांट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो जब लोड बढ़ गया अचानक से, तो लोड जो बढ़ा है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, ये पंप स्टोरेज प्लांट फुलफिल करता है। तो पंप स्टोरेज प्लांट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका जो जनरेटर लगा हुआ है वो एज ए पंप का काम भी करता है। यानी मान लो लोड कम हो गया सिस्टम में, तब ये क्या करेगा, जो टेल रेस वाला पानी है वापस से पंप करके वापस से हेड रेस में पहुंचा देगा। जब आप क्या हुआ सिस्टम में लोड बढ़ा तो वो किसकी तरह करेगा, एज ए हाइड्रो जनरेटर की तरह काम करेगा। यानी कि पानी का फ्लो कहाँ होगा, हेड रेस से टेल रेस की तरफ होगा। और ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दूसरे में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू उस पानी को क्या करेगा, पंप करेगा। पंप करके वापस से कहाँ पहुँचा देगा, हेड रेस पॉइंट में पहुँचा देगा। तो इससे क्या होगा कि जब ये प्लांट यूज़ नहीं हो रहा है तो पंप की तरह यूज़ हो रहा है तो एज ए जनरेटर की तरह अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है पंप स्टोरेज प्लांट। अब इसमें लिखना क्या है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर प्लांट है। तो किस टाइप का प्लांट है, स्पेशल टाइप ऑफ पावर प्लांट विच वर्क एज ए ऑर्डिनरी हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे मैंने बताया कि ये जनरेट करने का काम करेगा फॉर ए पार्ट ऑफ द टाइम, किसी समय के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट की तरह काम करेगा। एंड व्हेन सच प्लांट आर नॉट प्रोड्यूसिंग पावर दे कैन बी यूज एज पंपिंग स्टेशन। तो दो तरह काम कर रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट की तरह भी काम कर रहा है और किसकी तरह काम कर रहा है, पंपिंग स्टेशन की तरह भी काम कर रहा है। विच पंप वाटर, ये पंप करेगा वाटर को, कहां से करेगा, टेल रेस से लेकर हेड रेस की तरफ। विच पंप वाटर फ्रॉम हेड रेस टू द फ्रॉम द टेल रेस टू द हेड रेस। यानी कि टेल रेस से पानी को कहां लेके जाएगा, हेड रेस की तरफ। तो पंप वाटर फ्रॉम टेल रेस टू हेड रेस, यानी दो तरीके से काम कर रहा है। पहला काम क्या था, ये क्या कर रहा है, एज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तरह भी काम कर रहा है और एज ए पंपिंग स्टेशन की तरह भी काम कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम दिस प्लांट यूटिलाइज पावर अवेलेबल फ्रॉम द ग्रिड टू रन ए पंपिंग सेट। यानी कि एक बार तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहा है।
तो ले कब रहा है, जब सिस्टम पे लोड कम है तो एज ए पंप की तरह काम करेगा, जब सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा तो एज ए जनरेटर की तरह ये काम करेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर स्पेसिफाइड करना जरूरी है, किसके अंदर, पंप स्टोरेज के अंदर। और इसके अंदर आप और स्पेसिफाइड भी कर सकते हो, इसके अंदर कौन सा टर्बाइन यूज़ करते हैं, ये किस टाइप का है, पीक लोड प्लांट है, इसके अंदर डी रियाज टर्बाइन अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी इसके अंदर अपन इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज वो क्या करता है बंदा, इसके अंदर आपको आंसर, उस आंसर के अपन को मार्क्स मिलते हैं। तो अपन ये वाली चीज़ समझा दी, इसकी मेन जो कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद अपन ने ये बता दिया कि इसके अंदर कौन सा टर्बाइन यूज़ होता है। फिर उसके अंदर अपन ने ये बता दिया किस टाइप का प्लांट है, ये पीक लोड है या बेस लोड। तो एज ए पीक लोड पावर प्लांट की तरह इसको अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, सेकंड इसमें क्या एक्सप्लेन करना था, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑपरेशन वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था कैसे ये वर्क करेगा। द पंप स्टोरेज प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉन्ड, 2 पॉन्ड थे, कौन कौन सा था, हेड रेस और टेल रेस, वन एट हायर लेवल एंड अदर एट लोअर लेवल। यानी 2 पॉन्ड होते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें क्या होगा, मैंने बताया था इसके अंदर 2 पॉइंट दिखाने जरूरी है, टेल पॉइंट वाला भी दिखाना जरूरी है और हेड वाला भी दिखाना है, क्योंकि ये एज ए पंप की तरह भी काम करता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा है। विथ पावर हाउस नियर द लो लेवल पॉइंट, द 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए पेन स्टॉक। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, पेन स्टॉक की तरह कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ ए इग्निशियस वे ऑफ conserving the limited water resources on the one end and balancing the load on the distribution system on the other end. The plant operates as a source of electrical energy during system peak hours and as a sink. Sink की जगह अपन क्या यूज़ करते हैं, as a pump during off peak hour. तो वही चीज़ जो आपने एक्सप्लेन की थी। तो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन में बताना है कि ये किसकी तरह काम करता है, यानी कि मैंने बताया था, यानी कि लो लोड पीरियड के अंदर ये किसकी तरह काम करेगा, पंप की तरह काम करेगा, और हाई लोड पीरियड की तरह में ये एज ए जनरेटर की तरह काम करेगा। अब लार्ज इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर इस पावर प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंस है वो हो जाएगी, सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। आपको याद रखना है रिलायबिलिटी मेन फैक्टर क्या है। अब बताओ, जब सिस्टम की लोड की डिमांड बढ़ेगी, लोड की डिमांड जब बढ़ेगी और उस डिमांड को अचानक से फुलफिल करना है, तो या तो मैं क्या करूँ, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी कोई भी पावर प्लांट उसको ज़्यादा कैपेसिटी का यूज़ करूँ। तो ज़्यादा कैपेसिटी का यूज़ करूँगा तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, उसको कम कैपेसिटी का यूज़ करूँ और साथ में इसके साथ एक पंप स्टोरेज प्लांट को भी कनेक्ट कर देता हूँ। यानी जो भी एक्स्ट्रा पावर की डिमांड होगी वो पावर डिमांड कौन फुलफिल कर देगा, पंप स्टोरेज प्लांट यूज़ कर देगा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। अब ये जो पंप स्टोरेज प्लांट है, ये पंप स्टोरेज प्लांट क्या करेगा, सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ा देगा। यानी कि जब भी आपकी लोड की डिमांड होगी उस डिमांड को कौन फुलफिल कर देगा, पंप स्टोरेज प्लांट कर देगा, और आपको हायर कैपेसिटी वाला जनरेटिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बिना कॉस्ट के, यानी कि बिना फर्दर कॉस्ट के अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम को फर्दर रिलायबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप स्टोरेज पावर प्लांट। तो ये क्या कर देता है, सप्लाई को इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। सेकेंड जो पॉइंट था वो जो मैंने बताया, रिडक्शन इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब जो मेन जो प्लांट है उसकी अपन जो कैपेसिटी है वो कम रख सकते हैं, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट थी, जो फर्दर जो कैपेसिटी अपन ने बढ़ाई थी, वो किसके लिए बढ़ाई थी, वो इसलिए बढ़ाई थी अपन ने ताकि अपना जो सिस्टम है वो रिलायबल रहे, ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। जैसे लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसकी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर देगा, पंप स्टोरेज फुलफिल कर देगा। जब पंप स्टोरेज फुलफिल कर देगा तो जो आपका जो मेन स्टेशन है उसकी अपन को कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो सिस्टम ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो फर्स्ट रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई एंड सेकंड इज रिडक्शन इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, उसके अंदर स्पेसिफाइड करना है। थर्ड जो आपका रहेगा इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या है, वेरियस मेथड ऑफ लोडिंग द जनरेटर यूनिट इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे विथ इंटरकनेक्शन शुड बी स्टडीड। सेविंग ड्राइव फ्रॉम द
Reduction in spinning reserve and economic loading of the generator unit can be calculated. This ultimately reduces the total capital running cost out to a minimum. इकोनॉमिक ऑपरेशन जैसे मैं बताया था कि जैसे आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो जो इसके अंदर जो कैपिटल कॉस्ट लग रही थी, जो आपकी सिस्टम के अंदर उसको बनाने के अंदर फर्दर जो कॉस्ट इंसर्ट कर रहे थे वो क्या कर रही ज़्यादा लग रही थी, तो इससे क्या हो रहा है सिस्टम अनइकोनॉमिकल हो रहा था। और ये क्या करता है, एक रिजर्व की तरह भी काम करता है। रिजर्व की तरह क्यों, जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको एज ए अपन क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, किसको, पंप स्टोरेज प्लांट को, तो एज ए रिजर्व की तरह इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो सिस्टम है उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कम रख रहे हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी कम रख रहे हैं तो इसकी कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मोर इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, रिलायबिलिटी, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो ये तीनों पॉइंट से क्या कर सकते हैं अपन, इसको जब किसी सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो सिस्टम को क्या कर देगा, बेनिफिशियल कर देगा। कौन सा प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएससी में। थर्ड जो पावर प्लांट इसके अंदर आता है वो आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसका भी वो सिस्टेमेटिक डायग्राम पूछ सकता है और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो सिस्टेमेटिक डायग्राम के अंदर क्या होता है, आपका एक रिएक्टर होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है, एक रिएक्टर होगा, एक हीट एक्सचेंजर होगा, वही टरबाइन होगा, कंडेंसर होगा, पंप होगा और जनरेटर होगा। तो ये सब पार्ट अपन को पता है। तो इसके अंदर क्या होगा, रिएक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, फ्यूल एलिमेंट होता है, फ्यूल रोड होती है, कंट्रोल रोड भी होती है, और आपकी क्या होता है, मॉडरेटर। तीन चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, क्या क्या होता है, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड, फ्यूल रोड, और कूलेंट जाता है यहाँ से, और कहता है कूलेंट, और जो पंप करता है उसको कूलेंट पंप बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। वो क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी या न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी क्या होगी, कूलेंट एक्सेप्ट करेगा और उस एनर्जी को लेके आएगा, और यहाँ पर जो पानी इनपुट हो रहा है उसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा। गर्म करने के बाद वो स्टीम कहाँ जाएगी, टरबाइन के पास, और टरबाइन क्या करेगा, उस एनर्जी से उस टरबाइन को रोटेट करेगा, उसकी ब्लेड को, और कॉरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी किसको मिलेगी, जनरेटर को, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ऐसे आपका सिस्टम क्या होगा, चलता रहेगा, किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर। तो इसके जो टर्म है वो आपको पता ही है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये आपको बता देना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड इट्स यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस हीट, एंड हीट इज एब्जॉर्ब बाय द कूलेंट। ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, कूलेंट, और कूलेंट कहाँ से पास होगा, हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा। हीट एक्सचेंजर के थ्रू जब पास होगा तो वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, वाटर को, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम के अंदर, और वो स्टीम किसके पास जाएगी, टरबाइन के पास, और टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वो जो एनर्जी है वो किसको मिल जाएगी, जनरेटर, और जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो फ्यूल यूज जो ये जो आपका पार्ट हो जाएगा वो कौन सा पार्ट हो गया आपका, प्री पार्ट। तो फ्यूल कौन सा होता है, दो तरह का फ्यूल होता है, एक तो होता है फिजाइल और एक होता है फर्टाइल। फिजाइल जो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है, फर्टाइल जिसको पहले अपन फिजाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, फिजाइल। फिजाइल कौन सा, यूरेनियम 233, 235 और प्लूटोनियम 239, ये अपना कौन सा हो जाएगा, फिजाइल मटेरियल हो जाएगा। 233, 235 और प्लूटोनियम 239 ये आपके कौन से हो जाएंगे, फिजाइल। और आपका फर्टाइल कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम 232 और थोरियम, ये थोरियम 232 और यूरेनियम 238। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, आपके फर्टाइल। ये तो आपको याद रखने हैं, फर्टाइल और फिजाइल। फर्टाइल मटेरियल किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले फिजाइल में, फिर आपके न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आते हैं। तो फिजाइल जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, 33, 35 और प्लूटोनियम 239। ये याद करके आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख भी सकते हो इनके। फिर मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या करता है, ये बताया था, रिड्यूस, और कंट्रोल क्या करता है, एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब द, ये पॉइंट याद रखना है, ये क्या करेगा, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मॉडरेटर आर आ रहा है लास्ट में, यानी कि क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। याद रखने का तरीका, मॉडरेटर आर आ रहा है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। कूलेंट जो हीट एक्सचेंज, वो क्या करेगा, कूलेंट पास होगा, कूलेंट क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको वापस ट्रांसफर किसको कर देगा,
वाटर को। तो याद कर लेना मॉडरेटर क्या होता है, ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेरिलियम। कंट्रोल रोड बोरोन, कैडमियम और हाफनियम, तो कंट्रोल रोड हो जाएगी आपकी। फिर आपका कूलेंट, कूलेंट का तो एक सोडियम और पोटेशियम लिक्विड मेटल हो जाएगा। CO2 और हैवी वाटर, ये क्या हो जाएगी आपकी कूलेंट हो जाएगी। कैनिंग मटेरियल जो आपके क्या होता है, उसमें रेडियो एक्टिव क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाहर ना चले जाए तो उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, रिएक्टर को कैन करके रखते हैं। तो कैनिंग करके रखते हैं, तो वो शील्डिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, कैनिंग। शील्डिंग हो गई एक प्रकार से। द फ्यूल एलिमेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज कैन्ड सो दैट फ्यूल डज नॉट कंटामिनेट द कूलेंट। तो वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम का। एक आपका था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो जिसमें अंदर अपन क्या करते हैं, मॉडरेटर को यूज़ नहीं करते हैं। वो जो मॉडरेटर यूज़ नहीं होता है वो रिएक्टर कौन सा कहलाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। तो फास्ट ब्रीडर डिफरेंट फ्रॉम थर्मल रिएक्टर। ए थर्मल रिएक्टर इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, फिजाइल, और इसमें क्या करते हैं, फास्ट ब्रीडर के प्रोड्यूसेस हीट एंड एट द सेम टाइम कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल, नो मॉडरेटर। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, और ये कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल, ये दो पार्ट। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है किससे, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से। कौन सा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है, एक्सप्लेन विद द नीट स्केच द वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। वर्किंग बताई थी कैसे वर्क करता है। तो पहले तो वर्किंग, फिर इसकी मेरिट्स एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इस स्टेशन से एसोसिएटेड आपको उसकी मेरिट और डीमेरिट बतानी है। पहले बताना है इसकी ऑपरेशन कैसे होगा। पहले वो डायग्राम बता दोगे आप, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड, फ्यूल एलिमेंट, और आपका हीट एक्सचेंजर हो गया, फिर टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, फिर पंप हो गया, फिर वहाँ से जनरेटर हो गया। तो वो आप क्या करोगे, एक सिस्टेमेटिक डायग्राम से आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर को शो कर दोगे। फिर वो डायग्राम शो होने के बाद उसके बारे में बता दोगे, सब एलिमेंट के बारे में। तो ये डायग्राम पूरा बन गया, फिर उसके अंदर बता दोगे आप, फिर उसके अंदर फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, फिर कोर किस, फिर इसमें आप फ्यूल के बाद क्या क्या यूज़ कर दोगे इसके अंदर, मॉडरेटर कौन सा यूज़ होता है, फिर शील्डिंग के बारे में बता दोगे आप, कंट्रोल रोड के बारे में बता दोगे, कूलेंट के बारे में बता दोगे। तो ये जो मेन जो पॉइंट है उसके बारे में आप फिर क्या करोगे, इनको एक्सप्लेन कर दोगे। फिर उसके बारे में आप क्या करोगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताओगे। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप क्या बताओगे, इसकी मेरिट, इसके एडवांटेजेस और इसके डीमेरिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस के अंदर कोई भी पोल्यूशन इफेक्ट नहीं आता, फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, यानी बहुत कम क्वांटिटी में फ्यूल ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, लिबरेट कर सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। और इसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, 45 ईयर तक होती है। और जो इसकी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, इसकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। डीमेरिट रेडियो एक्टिव वाला हो गया कि रेडियो एक्टिव फ्यूल है, यानी कि इसका फ्यूल रेडियो, तो इसकी वास्ट भी कैसी होगी, रेडियो एक्टिव होगी। तो इसको क्या होगा, इसका फ्यूल हैंडलिंग जो होगा वो क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। और इसको जो क्या करना होता है कि जो इसके अंदर ये जो प्लांट है उसको एज ए बेस लोड प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको पीक लोड प्लांट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसकी कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। और ये उसी वहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मतलब ये लोड सेंटर के यदि नज़दीक यूज़ करेंगे तो इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या कर सकता है, पूरे इन्वायरमेंट को कॉन्टामिनेट कर सकता है। तो इसको लोड सेंटर से अपन मोस्टली क्या करते हैं, दूर यूज़ करते हैं, रिमोट एरिया में इसको करते हैं, मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर डीमेरिट हो जाएगी, किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। फिर आपके इसके अंदर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल पावर प्लांट। तो जो वही था एडवांटेज, मेरिट और डीमेरिट जो अपन ने बताई थी, क्या था, फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन, फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन, इट इज़ मोर ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपेयर थर्मल। फिर दूसरा बताया था फ्यूल वाला, लिटिल फ्यूल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड
वेट, और इसकी जो लाइफ थी इट लास्ट लॉन्गर फॉर 45 ईयर। तो ये इसका एडवांटेज हो गए जो अपन ने पहले अपने मेरिट के अंदर डिस्कस किए थे उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो दूसरे पावर प्लांट के कंपेयर के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अनइम्पॉर्टेंट है, वो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर इसके क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज हो जाएंगे, जो अपन ने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव वास्ट होती है, फिर दूसरा इसको क्या यूज़ कर रहे थे, एज ए अपन बेस लोड प्लांट की तरह यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसको क्या करते हैं, ये जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसको क्या करना है, रोकना मुश्किल होता है। तो इसको कंटिन्यूस किस में रखना पड़ता है, ऑपरेशन में रखना पड़ता है, किसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, हाई होती है, कैपिटल कॉस्ट इसकी क्या होती है, हाई होती है। और जो इसके अंदर रिस्क होता है फ्यूल का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो इसके अंदर पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज हो जाएंगे किसके, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के। तो ये आपको लिखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो नेक्स्ट जो पावर प्लांट आता है वो आता है गैस पावर प्लांट। तो गैस पावर प्लांट के अंदर अपन क्या उसमें क्या यूज़ कर रहे थे, थर्मल के अंदर स्टीम बन रही थी, न्यूक्लियर में भी स्टीम बन रही थी, हाइड्रो में पानी जा रहा था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, गैस को अपन यूज़ करेंगे और वो गैस क्या करेगी, उस टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंप्रेशर यूज़ करेंगे। कंप्रेशर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा लो प्रेशर कंप्रेशर। सबसे पहले लो प्रेशर, फिर क्या होता है हाई प्रेशर। कंप्रेशर क्या करेगा, उस गैस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, उसमें हीटअप इफेक्ट आ जाएगा, यानी जब इसको कंप्रेस करेंगे वो क्या गैस थोड़ी गर्म हो जाएगी, तो इसको फर्दर कंप्रेस करना डिफिकल्ट रहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो क्या लगा होता है कि इंटरकूलर लगा होता है। इंटरकूलर इसको क्या कर देगा, थोड़ा कूल कर देगा गैस को। तो फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हाई कंप्रेशर के थ्रू वापस से फर्दर कंप्रेस कर सकता हूँ। अब ये जो कंप्रेस गैस है, अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने के लिए उसको कंबशन चैम्बर से पास करेंगे। कंबशन चैम्बर से पास करेंगे तो इसमें हीटअप इफेक्ट आएगा और फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे किसके अंदर, हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर। तो इससे क्या होगा, वो हाई प्रेशर और क्या होगा, जिसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और वो कहाँ से पास होगी, टरबाइन से पास होगी। तो टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी और वो कनेक्टेड किससे होगा, अल्टरनेटर से कनेक्टेड होगा, और इससे आपका टरबाइन रोटेट करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो अल्टरनेटर का जो रोटर है वो भी रोटेट करेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जो एग्जॉस्ट होगा हाई प्रेशर टरबाइन का, उसको फर्दर रीहीटर के थ्रू पास करेंगे, वापस से रीहीट करके फिर वापस से उसको एक टरबाइन से लो प्रेशर टरबाइन से अपन पास कर देंगे। फिर जो उसका एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट में जो इसकी एनर्जी होगी, एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करेंगे, वो जो एनर्जी होगी उसके जो हीटअप इफेक्ट होगा उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के जो गैस इनपुट आ रही है कंबशन चैम्बर के अंदर, वो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देगी एनर्जी अपनी। ट्रांसफ़र करने के बाद जो इनपुट गैस आ रही है, तो कंबशन चैम्बर से यहाँ से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हीटअप करने के लिए, क्योंकि फर्दर एनर्जी रीजनरेटर ने उसको ट्रांसफ़र कर दी है। फिर क्या होगा, इसके अंदर रीजनरेटर से वो सिस्टम कहाँ जाएगा, अब इसको वापस से सिस्टम को यूटिलाइज करना है, इस गैस को यूटिलाइज करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, फर्दर से इसको कूल करना पड़ेगा। कूल करने के लिए एक सिस्टम लगाएंगे जिसे कहेंगे रीकूलर। वापस से उस गैस को वापस से इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, लो प्रेशर कंप्रेशर के अंदर। तो ये तो आपका हो गया गैस पावर प्लांट। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन गैस पावर प्लांट। तो जब भी एक्सप्लेन करना है तो इसको दो टाइप से अपन एक्सप्लेन करें। तो ये क्या होता है, एक ओपन साइकिल भी होता है और एक होता है क्लोज साइकिल। तो एक पार्ट हो जाएगा आपका ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट। फर्स्ट वन इज ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड। ओपन के अंदर क्या होगा, आपकी कंप्रेशर के अंदर गैस इनपुट होगी, फिर कंबशन चैम्बर, फिर टरबाइंस के थ्रू एग्जॉस्ट गैस। तो फर्दर अपन क्या कर रहे हैं, उस एग्जॉस्ट गैस को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो अपन ने डिस्कस किया था पहले वो कौन सा था, क्लोज साइकिल। अपन क्या कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट हो रहा है एलपीटी से, वो फर्दर अपन कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, लो प्रेशर कंप्रेशर के अंदर। जो पास किससे हो रही है, रीजनरेटर और रीकूलर के थ्रू पास होते हुए कहाँ जा रही है, टरबाइन के अंदर। तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट। तो दो पावर प्लांट को आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, एक तो ओपन साइकिल, दूसरा कौन सा करना है, क्लोज साइकिल।
तो इसके अंदर आपको इंटरकूलर को बताना है, रीजनरेटर और रीकूलर तीनों को एक्सप्लेन कर दोगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई थी कैसे सिस्टम वर्क करता है, सबसे पहले क्या जाएगा सिस्टम में गैस इनपुट कहाँ जाएगी, लो प्रेशर के अंदर, फिर वहाँ से को किसके पास जाएगी, इंटरकूलर, इंटरकूलर से कहाँ जाएगी आपके फिर हाई प्रेशर कंप्रेशर के अंदर, फिर वहाँ से कंबशन चैम्बर, रीजनरेटर, फिर कंबशन चैम्बर से होते हुए फिर वो किसके पास जाएगी, हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन से फिर वापस से इसको रीहीटर, रीहीटर से फिर लो प्रेशर टरबाइन, फिर वापस से वो रीजनरेटर के थ्रू होते हुए वापस रीकूलर, और रीकूलर से वापस किस में जाएगी आपके लो प्रेशर कंप्रेशर के अंदर। तो इस तरह वो क्या करता है आपका गैस पावर प्लांट क्या करता है, वर्क करता है। तो इंटरकूलर का काम क्या है जो मैंने आपको बता दिया, फिर रीजनरेटर का काम क्या है और रीकूलर का, ये तीनों को आप एक्सप्लेन कर दोगे। और इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है आपको, पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इंटरकूलर, रीजनरेटर और तीनों को अपन क्या कर देंगे अलग अलग से एक्सप्लेन कर देंगे किसके अंदर, गैस पावर प्लांट के अंदर। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन प्लांट एंड स्टीम पावर प्लांट। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, ये जो गैस पावर प्लांट है, गैस टरबाइन प्लांट होता है एक, तो एक होता है स्टीम प्लांट। तो स्टीम प्लांट कौन सा हो गया, थर्मल प्लांट जो अपन ने पढ़ा था, और गैस प्लांट जिसमें गैस को अपन जैसे यूज करेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो क्या बताना है कि जो कैपिटल कॉस्ट होती है, एक तो आपको क्या बताना है कैपिटल कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट किसकी कम होती है, गैस की, गैस की क्या होती है कम होती है, और स्टीम की क्या होती है ज़्यादा होती है। कैपिटल कॉस्ट इन केस ऑफ गैस टरबाइन प्लांट इज लो एज कंपेयर टू स्टीम, क्यों देखो स्टीम के अंदर अपन देखा था बॉयलर भी लगा हुआ था इकोनॉमाइज, तो पूरा सिस्टम क्या होता है बड़ा होता है। जब गैस प्लांट सिस्टम देखा वो क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसके अंदर कैपिटल कॉस्ट क्या आती है कम आती है। गैस के अंदर कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं, वो क्या होता है, जो स्टीम पावर प्लांट है वो कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर रहता है, तो इसमें स्टैंड बाय लॉसेस, इसमें एफिशिएंसी वाला फैक्टर क्या रहता है कम रहता है, और स्टैंड बाय लॉसेस भी इसमें क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। एरिया रिक्वायरमेंट, एरिया किस में ज़्यादा चाहिए, स्टीम पावर प्लांट के अंदर, लेस वाटर उसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट आपकी है नहीं, रिकूलर और इंटरकूलर में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, तो इसमें लेस वाटर रिक्वायरमेंट है। सिंपल है, वो कैसा है कॉम्प्लेक्स है, स्टीम पावर प्लांट ये सिंपल स्ट्रक्चर है, वो कैसी स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें क्या होता है, इसको अपन लोड सेंटर के नज़दीक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया रिक्वायरमेंट कम है, इसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, तो इसको अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नियर लोड सेंटर के अपन इस गैस पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन प्लांट आर वेरी हाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टीम। बस ये इसका क्या हो गया डिसएडवांटेज, 8th पॉइंट। तो ये कंपैरिजन हो गया किससे, गैस का स्टीम पावर प्लांट से। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो कौन कौन से स्टेशन अपन ने पढ़े, अपन ने स्टडी किया थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और गैस। तो ये 4 प्लांट से रिलेटेड ये आपके एसएससी मेंस के अंदर क्या बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिसकी आपको क्या लिखना है, आपको लिखना आना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं। तो जैसे आपको इसने लिखा तो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, जैसे कैपिटल कॉस्ट, स्टैंड बाय लॉसेस, एरिया, वाटर, सिंपल एंड चीप, स्टार्टेड, लोकेटेड नियर लोड सेंटर और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऐसे पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, टिप्स पे लेने पड़ेंगे, फिर फर्दर फिर आप इसको पॉइंटों को क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो ये तो आपका हो जाएगा कौन से प्लांट के बारे में डिस्कशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड लोड फैक्टर, तो वो चैप्टर 3 में रहेगा। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लोड सेंटर, लोड कर्व के बारे में, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, फिर उसके अंदर टैरिफ के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।